सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत एक बार फिर इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए खित्ते के अमन को चैलेंज कर रही है। न्यू नॉर्म का मंत्रा पढ़ते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि अब भारत अपने उसूलों और ज़वाबित के तहत इक़दामात करेगा। जंग में भारतीय फ़िज़ाइया के नुकसान पर पर्दा डालते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान के चीनी साख्ता हथियार गैर मौसर साबित हुए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक हालिया मार्के में पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराया और उसकी तस्दीक खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल चीनी हथियार मुकम्मल तौर पर मौसर साबित हुए हैं और उधर भारतीय दावे सिर्फ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसी दौरान भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी ने भी खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने खबरदार किया है कि भारत किसी भी वक्त दोबारा मिसाइल हमले की कोशिश कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान को हर मुमकिन तैयारी रखना होगी। इससे पहले जनरल अहमद शरीफ बावर करा चुके हैं कि अगर भारत ने नया ड्रामा किया तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तबाहकुन होगा। दूसरी जानिब मगरबी सरहदों पर अहम पेशरफ्त हुई है। रूस, पाकिस्तान, चीन, ईरान आला सतह की बैठक हुई है जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर गौर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक दिलचस्प डेवलपमेंट की है जिसमें अफगान वज़ीर ख़ारजा को सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया गया है, जिसके बाद वो अब अपने पहले दौरे भारत पर रवाना हो रहे हैं। ये तमाम हालात भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात, चीनी हथियारों पर प्रोपेगेंडा और अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए क्या मायने रखते हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू चिश्ती साहब, मुझे बताइएगा जो भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ के हालिया बयानात सामने आए हैं, इश्तियाल अंगेज बयानात जिन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या ये इंटरनल जो प्रेशर है उसको सेटिसाइड करने के लिए हैं या फिर ये किसी मुमकिना कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, दोनों तरफ है, इंटरनल एक्सटर्नल दो तरफ से है। एक्सटर्नल हमने देख लिया कि मई के बाद से जो हिंदुस्तान के साथ वेस्ट का और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो रवैया है, जिसको आपने रेफ़र भी किया अभी, उनका वो कंफर्ट जोन नहीं रहा जो वेस्ट और अमेरिका जिस तरह की उसके साथ अलायंस थी उनकी, और दुनिया ने अब रियलाइजेशन शुरू कर दी है कि हिंदुस्तान ने जो अग्रेसिव डिज़ाइन किया मई ऑनवर्ड से लेके उसको कोई भी अप्रूव नहीं कर रहा। पहली बात तो ये। फिर एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन आपने देखा, उनकी रेलेवेंस जो थी वो नहीं रही जो किसी ज़माने में मिडल ईस्ट में भी होती थी, रशिया के साथ भी होती थी, वेस्ट के साथ तो होती थी। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर ये है कि एक एलिमेंट ऑफ अलूफनेस या आइसोलेशन नज़र आ रही है। इंटरनली आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम इट के बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा सूबा है, तकरीबन 13 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़ के करीब वोटर हैं वहाँ पर जो बड़े मैटर करते हैं। हिंदुस्तान का तकरीबन 10% है, पाकिस्तान के पंजाब के सूबे से बड़ा सूबा है जिसमें इस वक्त स्टेक है उनके, एक बात है। बट उसके अलावा भी आप देखिए, जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी मई के महीने में, आपने नोट किया होगा कि उनके वाइस एयरफोर्स चीफ को रिमूव किया गया था या चेंज किया गया था। उस वक्त भी खबरें आई थी और बाद में कंफर्म हुआ कि उन्होंने डिसएग्री किया था एडवेंचरिज्म से, और दूसरा कहा था कि हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा सकें। पाक फ़िज़ाइया की तैयारियों को मैं पिछले चंद सालों से देख रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिले में। मैं कुछ हफ्ते पहले जंग से होकर भी आया था और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यही कहा था कि पाक फ़िज़ाइया के सिलसिले में हिंदुस्तान की एयरफोर्स को इंगेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़े सरप्राइज़ देगी। इसकी लीडरशिप इस वक्त बहुत बोल्ड है। उसको रिलेट करके, लेकिन ज़ाहिर है जो अनफोल्ड किया वो सारा मायूस कुन था। मई का पूरा मई जो आपने देखा एपिसोड, वो इसलिए कि कोई हर मुल्क जब कोई ऑफेंस लॉन्च करता है बासी साहब, तो उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
वॉर ऑब्जेक्टिव्स आप पर कर्ज होते हैं कौम का, जिसने आपको पीस टाइम में तैयार किया होता है। जब आप अटैक करते हैं तो फिर आपके पास बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं, जो आपके पास इनिशिएटिव होता है, आपके पास टाइमिंग होते हैं, आपके पास टारगेट सिलेक्शन आपने करनी होती है, और सबसे बढ़कर आपने इंटेंसिटी करनी होती है कि किस इंटेंसिटी से 100 जहाज हमला करेंगे या 200 जहाज हमला करेंगे। वो आपके हिंदुस्तान के पास था, और उसके बावजूद पाकिस्तान तो सिर्फ डिफेंड कर रहा था अपने आप को। सरप्राइज अनप्लेजेंट मिला, फिर इंटरनल प्रेशर माउंट हुआ बड़ा क्विकली, और आपने देखा कि उनकी जो सेन आवाज़ें थी, जो नोबेल आवाज़ें थी, वो बात करना शुरू हो गई कि हिंदुस्तान ने क्या खोया। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो कहीं के कहीं रह गए, जो उन्होंने हमें सबक सिखाना था, सो कॉल्ड दहशतगर्दी ख़त्म करनी थी। तो ये दोनों तरफ का प्रेशर था। और जो लास्ट पॉइंट इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई साहब कि इस वक्त देखिए 78 सालों में अगर मैं इंडियन मिलिट्री की तारीख पढ़ता हूँ, तीनों फोर्सेस की, तो वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहे हैं, जो अप्रिशिएबल है, और उन्होंने गवर्नेंस पॉलिटिशियंस पे छोड़ दी। लेकिन पहली दफ़ा मैं 78 सालों में देख रहा हूं कि इस दफ़ा वो एक मिलिट्री टूल होने की बजाय, या मिलिट्री वेपन होने की बजाय, या फोर्स होने की बजाय, वो एक बयानिया या नैरेटिव का हिस्सा नहीं बन रहे, उसको टो कर रहे हैं, बल्कि उसको लीड कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे बयानात देना जो पॉलिटिशियंस को तो शायद भा जाते हैं, बिकॉज उन्होंने वोट लेने होते हैं, उन्होंने एक इमेज बिल्डिंग करनी होती है, उन्होंने लोगों के इमोशंस को एक ट्रिगर रखना होता है हर वक्त, लेकिन मिलिट्री का काम नहीं है। अगर आपकी इतनी इनपुट या डीब्रीफ या पोस्ट वॉर एनालिसिस इतना पुअर है, तो फिर मुझे और ज्यादा हैरानगी होती है, और लोगों को वेस्ट में और ज्यादा शक शुबात हुए हैं। आखिरी बात इस पे देखिए कि इसको वेस्ट ने फॉलो ही नहीं किया। आप वेस्ट को ज्यादा फॉलो करते होंगे, मीडिया की बात कर रहा हूं, किसी ने हेडलाइन या ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई कि 10-12 जहाज मारे, क्योंकि देव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी अगर फोर्स में ना रहे तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। ओके, सो एम्बेसडर साहब, आपके ख्याल में ये जो भारत की अस्करी क़यादत है, ज़ाहिर है इतनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आना, इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को शो कर रहा है, जो इंटरनल प्रेशर्स हैं, ये जो डेस्परेशन है? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं, अभी जिस तरह चिश्ती साहब ने बात की वेस्टर्न मीडिया की, सो वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी अंडर क्रिटिसिज्म रखा है इंडिया को पिछले कुछ अरसे से। सो क्या ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का नतीजा है? अमेरिका से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, या जहाँ से वो सपोर्ट ढूंढ रहे थे उस तरीके से उनकी सपोर्ट उनको नहीं मिली इस सारे स्टंट करने के बावजूद? जी बिल्कुल, वो भी है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई है, उनका प्रोफाइल पहले से जो कम हुआ है, और फिर जाहिर है इस वक्त दे सीडिंग फॉर रिवेंज, वो अपनी जगह पे है। लेकिन साथ ही साथ देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इतनी जो गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और वो ये है मेरे ख्याल में कि वो इस हॉस्टिलिटी को सस्टेन करना चाह रहे हैं, और अगर इस हॉस्टिलिटी को सस्टेन करना चाह रहे हैं तो फिर उसका कोई रीज़न भी होगा। अब जाहिर है ये बात चल रही है कि वो किसी वक्त जो है उनकी जो है प्लानिंग का हिस्सा है कि किसी वक्त वो दोबारा से इस किस्म की जारियत करेंगे पाकिस्तान पे। तो जो है मोदी रेकलेस तो है, और इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप जो है, जिस तरह चिश्ती साहब ने भी कहा, वो जिस तरह उनको टो कर रही है उनकी लाइन को, इस तरह से पहले इंडिया की हिस्ट्री में उस हद तक नहीं होता था। अच्छा एम्बेसडर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो ऑफेंसिव डिफेंसिव की उनकी पॉलिसी है, क्या ये इस पॉलिसी का इफेक्ट, यानी उस पॉलिसी का बेनिफिट, क्या वो ये लेना चाहते हैं कि एक तो जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो रही है, और अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी बड़ी काम आई है। इसके अलावा हमारी ओवरऑल डिप्लोमेटिक सक्सेस नज़र आ रही है, रीजन में भी, रीजन से बाहर भी। क्या उनका प्राइमरीली टारगेट ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया से करीब जा रहा है, तरक्की याफ्ता मुल्कों से या जो मैटर करती हैं कंट्रीज़ उनसे, या फिर मिलिटरीली वो वुंडेड हैं और उसका वो रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो स्टेटस था वो उनसे चिंता नज़र आ रहा है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी बिल्कुल, 3-4 पहलू हैं। एक तो जाहिर है वो वुंडेड प्राइड तो अपनी जगह पे है, जाहिर जिस तरह का उनको रिस्पांस मिला और फिर दुनिया में उनकी सुर्खी हुई, वो अपनी जगह पे है। फिर उनका जो प्रोफाइल गिरा है, सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोफाइल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की आपने बात की, बिल्कुल वो भी। और फिर साथ ही साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है चाइना के अगेंस्ट, उनका जो एज अ काउंटर वेट का रोल जो मगरिब देख रहा था, वो भी जाहिर है उस पर भी बहुत बड़ी एक जद आई है कि क्या वो इस काबिल भी हैं कि नहीं। और फिर इसी तरह इस खत्ते के मुल्क और दूसरे मशरिक़ वस्ता, जहाँ पे जाहिर है उनके बहुत ही ज़्यादा गहरे वहाँ पे इम्प्रिंट हैं, जो डिप्लोमेटिक भी और इक़्तिसादी भी और सारा, तो उनको लग रहा है कि वहाँ पे भी उनकी क्रेडिबिलिटी जो है
उनकी साख जो है मजरू हुई है, तो बिल्कुल उसको बचाने का भी है। लेकिन साथ ही साथ उसका जो है दूसरा रुख जो है वो ये है कि उनकी जो दाखिली सियासत है, क्योंकि मोदी की सारी जो सियासत है वो किस पे बेस्ड है, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे बेस्ड है, और उसको भी वो सस्टेन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये अगर जो है ना, अगर वहाँ के आवाम पे ये यहाँ हो जाए कि जी ये तो जो इतना बड़ा कहते थे कि हमेशा से सारा जी वो 56 इंच की छत थी और हम तो पाकिस्तान को हमने बिल्कुल ही जी डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट कर दिया है और मिलिटरीली भी मार्जिनलाइज कर दिया, वो सारी बात जब गलत साबित हो गई तो ज़ाहिर है उनकी दाखिली सियासत में भी बहुत बड़ा एक जो सर वहाँ पे उनको जो है ना दचका पहुँचा। राइट। तो ये काफ़ी सारे पहलू हैं, लेकिन जो अहम चीज़ इसमें यह है, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि हमारे पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन जो सी है वो किस चीज़ की इस वक्त जो है ना ज़रूरत है। और वो मैं ये समझता हूँ यह है कि हमें जो है ना, देखें हमें एक तो जाहिर है कि जो इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा स्टेबलाइज होना है, मुस्तहकम होना है। दूसरा बिकॉज देखें इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो तो फिर जो है मिलिट्री भी तो जाहिर है उससे उसी पे बेस करती है ना, रिसोर्सेज पे बेस करती है काफ़ी हद तक। फिर जो है जाहिर हमारी जो मिलिट्री हमने एक अपनी स्ट्रेटेजिक और जो कन्वेंशनल अभी तक रखी है, अपना एक एज अपना रखा है, उसको सस्टेन करना है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वी हैव टू इंश्योर कि जिस तरह की हमने एक इंटेग्रेटेड जो है ना अपनी डिफेंस जो सी है डिफेंस खसूसन जिस तरह रखी थी और जिसको एज था उनके ऊपर, उसको उसी तरह से कायम रखना है। चिश्ती साहब, ये जो फॉर्मर NSA जनरल नासिर जंजुआ साहब ने बात की है कि दोबारा भारत मिसाइल हमला कर सकता है, पाकिस्तान को इस खदशे के मुकाबले के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे हैं कि हमें फोकस अपना ज़ाहिर है प्रोफेशनल जो हमारी ट्रेनिंग्स है, प्रिपेयर्डनेस है, या फिर जो डिप्लोमेटिकली हम कर रहे हैं उस पर हमारा रहना चाहिए। और जो भारत, मेरा ख्याल है एम्बेसडर साहब शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि भारत हमें इस नैरेटिव में, इस डिस्कशन में भी इंगेज करना चाहता है, हमें उसको इसमें इंगेज नहीं करना ताकि दुनिया के दूसरे मुल्कों को ये मैसेज ना जाए कि पाकिस्तान इस मसले को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है, इस जोन में बहुत डेंजर है। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन जब इस किस्म का स्टेटमेंट सामने आ रहा है जो जंजुआ साहब बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए या कैसी मतलब क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितना केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ना भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए भाई साहब, ये जब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया पिछले सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज हैं, ख़ासतौर में पाक फ़िज़ाइया का मेरे पास बेहतर प्रीव्यू है, तो मैं उनके बारे में बेहतर कर सकता हूँ बात, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुके हैं। हमने पिछले 4 साल में पाक फ़िज़ाइया ने 19 नई इंडक्शन की थी, जिसमें J-10C एक था, HQ-9B एक मिसाइल था, साइबर कमांड और बहुत सारे दूसरे थे। अब ये देखिए, अब जो है सीरीज डजन्स ऑफ न्यू इंडक्शंस पाइपलाइन में है। मुझे ऑनर है, अभी मुझे कुछ 10-12 दिन पहले उसी ऑपरेशंस रूम में रेयर हेडक्वार्टर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे डिस्कशन हुई पिछली वॉर के बारे में। तो आपको मैं उसके जवाब में बताना चाह रहा हूँ कि मैं साइबर कमांड भी गया, जिन्होंने वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त मार्का मारा था थ्रू EW। तो वो जब मैं उनसे बात कर रहा था पिछली वॉर की उनके हेड से, तो मैंने उनसे बात की कि ये कैसे किया, वो कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने कंक्लूजन बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा सर, आप और मीडिया तो पिछली बातें कर रहा है, हम तो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो फ्यूचर के स्ट्रैटेजीज तय कर रहे हैं कि कैसे अनफोल्ड करना है, जो सरप्राइज हमने दे दिया उससे सुपर सरप्राइज को कन्वर्ट कैसे करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये मैं मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमें भी उधर जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये पॉइंट रेस किया है। और जब हमने ये सवाल पूछा उधर एयर हेडक्वार्टर के विजिट पर, हमने कहा कि देखें, अब जिस तरह पाकिस्तान का डिफेंस आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया और हमने जो सरप्राइजेस दिए या जो हमने अपने डिफेंस के लिए, डिटरेंस के लिए सब कुछ किया, अब तो ये प्लान उनके पास होगा। तो उनका जवाब ये था कि प्लान A, B, C, D, E, F, G, H, Z तक हमारे पास प्लान है। उन्होंने अभी हमारा सिर्फ A और B और C देखा है, हमारे बाकी के प्लान्स तो अभी हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किए। तो आई एग्री विद यू कि आई एम श्योर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, नेवी की इस लेवल की है कि दे हैव अ प्लान। बट जो बात एम्बेसडर साहब कर रहे हैं, मैं ज़रा उस पर समझना आपसे ये चाह रहा था कि ये जो जंजुआ साहब ने मिज़िल की बात की है कि चला सकता है इंडिया, ऐसे में एक तो हमें देख रहा है ब्लूमबर्ग को भी DGISPR ने इंटरव्यू दिया, उसमें भी हमारे सामने डिटेल्स हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को आगे इसमें बढ़ना कैसे? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड।
देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि हिंदुस्तान के पास अब शाइनेस बहुत है, हेजिटेशन तो बहुत है कि फ्रंट पर आकर मुकाबला नहीं करना। सर क्रीक की भी आपने देखा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो भी एक नई डायमेंशन देना चाह रहे हैं कि एक सी की तरफ भी रुख हो, क्योंकि हवा में तो मुकाबला नहीं हो सका, जमीन पर भी नहीं हुआ। जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं वो उनको इंडिया को भी सेफ बेट लगती है, लेकिन जो इंडिया भूल रहा है, जो नहीं भूलना चाहिए मेरा ख्याल है, वो ये है कि देखिए पाकिस्तान के पास भी सरफेस टू सरफेस बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है, हमारे एंटी जैमिंग है, स्टेल्थ फीचर्स हैं बीच में, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है जिनका मेरे पास रिव्यू है। और दूसरा जो आपने नोट किया होगा, हमने मैसेज अभी रिसेंटली कन्वे किया कि अब आपका ईस्टवर्ड साइड जो है वो भी अपने आप को सेफ ना समझे, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज़्यादा है हमसे। जब भी हमला हम पर होता है, हमारी डेप्थ इतनी नहीं है, तो हमारे बहुत सारे टारगेट जो हैं या इंस्टॉलेशन जो है वनरेबल होती हैं। हिंदुस्तान पर जब हम करते हैं तो वो वेस्टर्न एरिया में उनके बेसिस जो इंस्टॉलेशन है उन्हीं को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, या कम अज़ कम वो अंडर थ्रेट वही आते हैं। तो हमने भी एक डायमेंशन चेंज की है, हमने कहा कि आपका जो ईस्टवर्ड, जो बांग्लादेश के श्रीलंका वाली साइड है, वो भी सिक्योर नहीं होगा। और ट्रेडिशनली आप देखें, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है हिंदुस्तान को, क्योंकि उनकी सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सब कुछ नॉर्मल चलता है, इवन जंग के दिनों में भी, क्योंकि वहां वो समझते हैं कि पाकिस्तान रीच आउट नहीं है, और अगर है तो वहां तक बात जाएगी नहीं। तो अगर ये मिसाइल की शुरू हुई तो पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स अभी स्टैब्लिश हुई है, तो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पर है। हिंदुस्तान को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और फिर जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आई है सिक्योरिटी सोर्स से, तो फुल फ्लैज जाना है आपने, और फिर हम वहां तक जाएंगे जो इंडिया की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरा, क्योंकि डेवलपमेंट जिसमें चाहता हूँ आप दोनों का 1 मिनट मुझे चाहिएगा, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एम्बेसडर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मामले पर आपके ख्याल में अफगानिस्तान के इशू पे इन कंट्रीज़ में कितना कंसेंसस है या अंडरस्टैंडिंग है एक जैसी? दूसरा, ये जो अफगान वज़ीर ख़ारजा को जो वहाँ जाने का, इंडिया जाने की इजाज़त मिली है UN से, उनकी ट्रैवल बैन हट गया है और वो डायरेक्ट इंडिया जा रहे हैं, ये क्या सिग्नलिंग है? जी, पहले तो आपका जो सवाल है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 4 मुल्क हैं, देखिए ये चारों मुल्क जो हैं, ये वहाँ से जो दहशतगर्दी इमर्ज कर रही है, अफगानिस्तान से एमिनेट कर रही है, तो उसका शिकार रहे हैं। तो इनका थ्रेट परसेप्शन जो है वो टेररिज्म के हवाले से वो काफ़ी सिमिलर परसेप्शंस हैं। तो सारे ये सारे जो चारों मुल्क हैं, ये समझते हैं कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, और ये सारे मुल्क चाहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान पे जोर भी डालना चाहते हैं, उनको समझाना भी चाहते हैं अफगानिस्तान को कि वो अपनी सरजमीन जो है वो ना इस्तेमाल होने दे टेररिस्ट ग्रुप्स के हवाले से, जो कि अभी हो रही है, अभी तक हो रही है। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो रुक ही नहीं रही अभी तक भी, हालांकि सारे मुल्कों का भी प्रेशर है, और बायलैटरली भी हमारा प्रेशर है, और UN के फोरम से भी, मल्टीलैटरली भी है। अब आपका जो दूसरा है सवाल, वो जो वज़ीर ख़ारजा को जो वो इस्तिस्ना मिला है, तो वो यूनाइटेड नेशंस केस टू केस बेसिस पे इस किस्म की चीज़ें। अब देखें, काफ़ी सारे मुल्क हैं, रशिया ने तो उनको रिकग्नाइज कर लिया, जो पहला मुल्क था जिन्होंने फॉर्मल रिकग्निशन की है। बाकी बहुत सारे मुल्कों ने डिजोरो तो नहीं की जिसे कहते हैं, लेकिन डिफैक्टो रिकग्निशन तो की हुई है। डिफैक्टो मतलब डिजोरो तो होता है जो लीगल रिकग्निशन होती है, लेकिन डिफैक्टो होती है जिसमें आप एक्चुअली उनसे डील तो कर रहे होते हैं, एक जो है ना उनकी हुकूमत से भी हर लेवल पे, इवन सफारती लेवल पे भी, तो वो तो है। तो उसको भी जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस में जो है ना इस चीज़ की वहाँ पे भी आगाही है। बाकी यूनाइटेड नेशंस में उनकी जो रिकग्निशन है, तो उसमें याद है कि अफगानिस्तान एज ए कंट्री तो रिकग्नाइज है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वहाँ का रुकन भी है, सस्पेंशन है इस वक्त, लेकिन जो ये रजीम है तालिबान, उसको रिकग्नाइज मुल्कों ने करना है, वो जो UN की जो मेंबरशिप है उसने करना है। तो इसलिए वो बायलैटरली होता है, वो UN के फोरम से उस तरह से नहीं होता। लेकिन इस तरह की एग्जेम्पशन जो है वो बिल्कुल आप देते हैं, जिससे आप समझते हैं कि हाँ जो है अगर वो एक और मुल्क से अगर वो दौरा हो रहा है, उसमें कोई इकोनॉमिक फोकस है या जो भी उसका फोकस है, अगर उस पर कोई इतराज़ नहीं है, तो फिर वो उस तरह की एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। इसमें तो बहुत जो है ना यूजुअल चीज़ नहीं है। राइट। चिश्ती साहब, योर टेक ऑन फर्स्ट ट्रैवल टू इंडिया।
जी, मेरा ख्याल है वो एक एग्जेम्पशन लेना तो एक गुड कॉज के सेंस में ही होता है आमतौर पे, इस तरह का वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि इंडिया बार्गेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ट्रेडिशनली पहले भी अशरफ गनी और बाकी आने वाली हुकूमतों में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान के अंदर, एक तो वो इंसेंटिव ऑफर करेगा कि हम करेंगे। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा प्रेशराइज करेंगे कि इंडिया भी ज्वाइन करे और रिकग्नाइज़ कर ले, और फिर ज़ाहिर है हिंदुस्तान बदले में ये चाहेगा कि हमें आप स्टेशन दिए रखें ताकि हम टू फ्रंट पाकिस्तान को अंडर स्ट्रेस रखें। तालिबान कर रहे हैं, वो करते रहें, और एक रिकग्निशन वर्सेस वो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी इसके अंदर सिर्फ यही हो सकती है कि हम सऊदी अरब के थ्रू इंगेज करके तालिबान को अंडर प्रेशर काउंटर करें कि वो इधर से बाज रहें, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली उनका नंबर 1 मकसद उनको बुलाने का यही है कि उसको इंसेंटिव इतने ज़्यादा दिए जाएंगे और शायद रिकग्नाइज करने तक एक मान लिया जाए। इनके बदले में जाहिर है कुछ हिडन उनके एजेंडा होगा और कुछ ऑब्वियसली कोवर्ट होगा जो हमें नज़र नहीं आएगा, और नज़र आने वाला ज़्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर वो यही होगा कि हमें स्लीपर सेल दिए रखें और वहाँ से पेनिट्रेशन करने दें और फैसिलिटेशन करें, और नहीं भी करते डिसाइड करें और तालिबान को ऑब्वियसली डिस्टेबलाइजेशन के लिए कंटिन्यू किया जाता रहे इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ। वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। राइट, थैंक यू सो मच। फॉर्मर एम्बेसडर जौहर सलीम साहब मौजूद थे, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में चल रहा है, यानी सिंध और पंजाब की गवर्नमेंट्स की, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव वफाकी सतह तक जा पहुंचा है। अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हिदायत दी है कि दोनों सूबों के दरमियान कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करें। ज़राए के मुताबिक बिलावल हाउस कराची में रात गए मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सिंध पंजाब हुकूमतों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर जरदारी ने पंजाब हुकूमत के बयानात और तर्जुमानों के इल्ज़ामात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात बातचीत से हल किए जाएँ। अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से माफ़ी मांगने तक पार्लिमानी बॉयकॉट जारी रखने का फैसला किया है, जबकि पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि अगर माफ़ी मांगने की बात की है तो सिंध हुकूमत पर भी बहुत सी माफ़ियाँ उधार हैं। उन्होंने कहा कि आगाज़ सिंध ने किया था, अब ख़त्म भी उनको ही करना होगा। उनके बस में जो कुछ है अब वो करें। सवाल ये है कि क्या सदर की मुदाखलत से सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी या तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी हाल देख लें। उनकी अपोजिशन की क़यादत के लिए नए नाम फाइनल कर लिए गए। इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया गया। अब हुकूमत इस फैसले को कैसे देखेगी? क्या पार्लियामान में कशीदगी मजीद बढ़ने जा रही है या सियासी माहौल में कोई नया मोड़ आने वाला है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तनाज़ा इतना बढ़ गया है कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को कराची भेजा, इंटरवीन किया, ये इतना बड़ा अना का मसला बन गया है दोनों पार्टीज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वज़ीर दाखिला का जो दौरा है कराची का, उसकी मैं तफसीलात से तो वाकिफ़ नहीं हूँ कि किस वजह से है। वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट साहब से वो वक्तन फ़क्तन मिलते रहते हैं, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। और अभी ये मीटिंग का क्या एजेंडा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन किसी तरह कोई गलतफहमी या किसी तरह को जो बयानबाजी है उसके हवाले से है या कोई और एजेंडा है, मैं ऐसे कंफर्म तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों में कोई भी ऐसी सूरत नहीं है, ना तो कोई अना का मसला है और ना कोई ऐसी सूरत हाल है कि इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई दरार हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई फासला बढ़ने की कोई बात हो। हम लोग जिस कॉज और जिस मिशन के लिए इकट्ठे हैं वो मिशन बहुत बड़ा है। जब से हम इत्तेहाद में आए हैं, आप देखें कि पाकिस्तान किन हालात में था और आज पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल से कहाँ पहुँच चुका है और तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ हमारा मुल्क नेशनली भी और इंटरनेशनली भी हर जगह पाकिस्तान की पजीराई है, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा है, कद काठ में इजाफा है, बैनुल-अक़वामी दुनिया में आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान की फौजी सलाहियत का लोहा माना जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हों, हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, प्रेसिडेंट हैं, अभी चाइना का दौरा करके आए, तो सारे अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं कि हम
पाकिस्तान के झंडे को और उसके पासपोर्ट को बुलंद से बुलंद करें, पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो मसाइल हैं इन्हें भी हम कम करें। उसमें अगर ये कोई छोटी सी सियासी बयानबाजी है तो इसकी जो हैसियत और इसकी जो वक़्त है वो बहुत कम है। आप बिल्कुल ये ना समझें कि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो वफाक की सतह के ऊपर इन जमातों में जो कोalition में हैं इनमें पाई जाती है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बना था और जो हमारे 5 साल हैं टर्म है इस गवर्नमेंट की वो पूरे होंगे और ये सारी इत्तेहादी जमातें मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को और आगे लेके जाएंगी। ये वो थंब लाइन स्टेटमेंट है जिसके तहत हम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का बॉयकॉट किया हुआ है। क्या वो जो बॉयकॉट ख़त्म करने के लिए उन्होंने माफ़ी की कंडीशन रखी हुई है उस पर अभी भी डटे हुए हैं या आप लोगों की तरफ से कोई माफ़ी मांगी जाएगी? वो कहते हैं कि मरियम साहिबा माफ़ी मांगे, शहरी रहमान साहिबा ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो ये बात कर रही हैं कि हम मतलब सेशन नहीं ज्वाइन करेंगे उस वक्त तक, ये नहीं सब कुछ होगा। शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि माफ़ी मांगे बल्कि, लेकिन अब जो बॉयकॉट चल रहा है तो अब जो आपके वज़ीर हैं, एक वज़ीर इत्तलात सिंध, एक वज़ीर इत्तलात पंजाब, उनके बयानात आप देखें तो लगता नहीं है कि मामला इतना छोटा है जितना आप बयान कर रहे हैं। देखें, जो सीनियर लेवल की लीडरशिप है हमारी, उनकी आपस में मैंने आपको बताया है कि मिसाली ताल्लुकात हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल है, ट्रस्ट लेवल है, दूसरे की इज्जत एहतराम। सूबाई सतह के ऊपर वो बयान अगर एक दूसरे के मुतसादिम है या किसी दूसरी बात को पसंद नहीं है तो मैं इसे एक हल्की फुल्की सियासी मौसीकी कहता होता हूँ। ये चलती रहती है, 2 अलग अलग सियासी जमातें हैं, आगे भी इलेक्शन लड़ने हैं, तो ये हल्की फुल्की पॉलिटिक्स होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी सीनियर क़यादत का ताल्लुक है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड हैं और जिस मकसद के लिए मैंने आपको कहा है कि ये सारे मामला जो हैं ये चल रहे हैं, मकसद के लिए बैठे हैं, उसमें अल्लाह ताला के फजल से ना कोई दरार है, ना कोई फासला है और ना आएगा। ओके, तो ये अभी जो कोरम पूरा नहीं हो रहा पीपल्स पार्टी के बगैर, सेशंस नहीं हो रहे, इसके लिए आप कुछ बात कर रहे हैं? आपका राब्ता हो रहा है पीपल्स पार्टी से? मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इस सूरत हाल में, जैसे मैंने कहा कि ये जो हल्की फुल्की बयानबाजी है, अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ है या गिला है तो उसका मैं समझता हूँ कि इज़हार ये उनका जायज़ हक बनता है और ये एक बड़ा ही लाइट किस्म का और बड़ा ही एक ये कहें कि प्यार भरा शिकवा है जो वो अपने ताजियों को कर रहे हैं कि जी हम सेशन का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये उनका राइट है। मैं बिल्कुल इस पे कहूँगा कि हम उनका गिला दूर करेंगे और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत और हमारी सीनियर क़यादत के बीच आला सतही इजलास हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है। स्पीकर साहब और इसहाक डार साहब ने उसे हेड की है। डार साहब ने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं तमाम जो हमारी दोनों जमातें हैं उनके सरबराह से उसके फौरी बाद उन्हें बैनुल-अक़वामी दौरे पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जाना पड़ा। ये थोड़ा सा बीच में जो गैप आया है, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से अभी तक ये हल्का फुल्का बयानबाजी हो रही है, वरना ये बिल्कुल ख़त्म होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सेशन भी ज्वाइन करेगी और ये बात जो है ये विद इन द पार्टीज ही रहेगी। और ये कब तक हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए 2-4 दिन की बात है। डार साहब मेरा ख्याल है आज या कल में वापस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, जैसे ही वो आएंगे इंशाल्लाह ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी ये उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सर ली थी कि मैं इसको दोनों जमातों के सीनियर लीडरशिप से बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑपोजिशन नाउ। डॉक्टर साहब, ये जो पीटीआई ने महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर नामजद किया सेनेट और नेशनल असम्बली में, आपकी हुकूमत इस फैसले को किस तरह देख रही है? देखिए, ये अपोजिशन का राइट है कि वो जिस मर्जी को नॉमिनेट करें, हमारा इसके ऊपर कोई उनसे ना गिला है ना कमेंट है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि अपोजिशन लीडर हमेशा वो होते हैं जो मेजॉरिटी अपोजिशन की जमात होती है। अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसी पार्टी का अपोजिशन लीडर हो जो कि सिंगल नुमाइंदगी हो, यानी जो पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है महमूद खान अचकजई साहब की, वो उसमें सिर्फ एक इलेक्टेड MNA है, ओनली वन। ये कभी भी नहीं हुआ पार्लिमानी तारीख में कि एक रुकनी जमात जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो। देखिए आगे क्या होता है। सेम गोज विद
अल्लामा साहब बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, दोनों जो हैं बड़े पाए के सियासतदान हैं पाकिस्तान में, और उनका बड़ा ही इज्जत और एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाकी आगे देखें, ये फैसला इधर स्पीकर साहब का है, उधर चेयरमैन सेनेट का है कि वो सिलसिले में क्या करते हैं। क्योंकि देखिए उन दोनों का एक ख़ास बैकग्राउंड है, चकजई साहब हों या राजा अब्बास साहब हों, दोनों का एक ख़ास बैकग्राउंड है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उनको बनाया गया है तो आपको फिर कुछ अंदाज़ा हो रहा है, और स्पेशली पीपल्स पार्टी से भी उन्हें बात करने में कोई मसला नहीं होगा। क्या इससे कोई हुकूमत पर दबाव आ सकता है? एक तो मैंने उनके बैकग्राउंड की भी बात की और दूसरा वो पीपल्स पार्टी के साथ भी दोनों बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। देखें, इनका नाम बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही थी। बैकग्राउंड इनका है, लेकिन बैकग्राउंड वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। बैकग्राउंड वो महमूद खाना चकजई साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू फरमाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे बैठ के तालियां बजाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। वो एक ज़ीरक सियासतदान है। वो तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा आपको हर जगह नज़र आ रहा है आज, कि उनके लीडर हों, वो उमर अयूब साहब हों और उनके बाकी भी जो अपने आप को बड़ा फायर ब्रांड लीडर समझते हैं, लेकिन फायर ब्रांड वो है नहीं। शरपसंद को अगर आप फायर ब्रांड कहें तो मेरा ख्याल है फायर ब्रांड की भी तौहीन है। तो वो लीडर भी और जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं अनासर, वो जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं रियासत का, रियासती इदारों का, और उसके खिलाफ जिस तरह जो एजेंडा इस वक्त तहरीक तालिबान और जो ख्वारजी ग्रुप है वो लेके चल रहा है, उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, वो बड़ा अफसोसनाक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो महमूद खाना चकजई या इनके थ्रू अपने उस एजेंडे की तकमील करेंगे। वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये सेंसिबल लोग हैं। ये रियासत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कभी इस हद तक नहीं जाते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कश्मीर में होने वाली कमेटी और उस प्रोसेस का भी हिस्सा थे जो डायलॉग हुआ है। क्या ये जो महाजरीन की नशस्तों वाला मामला था, इसके खात्मे के लिए वफाकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? या इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? वो जो 12 सीट्स पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से कश्मीर इलेक्शन के अंदर आती हैं, तो और इस जो एग्रीमेंट है इस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोई डेडलाइन भी है? देखिए, मैं जो हमारा सती इजलास था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे हम गए थे, और उनके भी जो नुमाइंदेगान थे उनसे भी हमारी को 3 डायलॉग्स हुए, 3 अदवार हुए, और वो हमें खत्मी नतीजे पे पहुंचे। एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसकी मुख्तलिफ शिक्के हैं और हर शिक्का अपना एक टाइम लाइन है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि हमें हॉस्पिटल्स में CT स्कैन हमारी मशीन्स चाहिए। उसके लिए हमने कहा कि इस माली साल में इसका आगाज़ शुरू हो जाएगा और इसकी तकमील भी हो जाएगी। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ माह हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, कुछ टनल्स हैं, कुछ ब्रिजेस हैं, उसके लिए कोई फिजिबिलिटी बननी है, 3 माह में की, किस में की, ये एक सिंगल डेडलाइन है। लेकिन महाजीन की मैंने बात की है, इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, और इस मुआहदे में उस जिक्र है, इसमें 2 वफाकी वज़रा, 2 हमारी जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसके वज़रा, और 2 जो है वो नुमाइंदगान एक्शन कमेटी के वो शामिल होंगे। और वो कमेटी जो है वो जो महाजरीन की सीटें हैं इसमें हम शामिल करेंगे। इस कमेटी में जो माहिरीन हैं कानून के, और देखेंगे कि इनके बारे में इसकी किस्म का फैसला कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद जो चीज़ें तय हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी ये कमेटी अपना किरदार अदा करेगी, ताकि दोबारा आपको इस तरह की नौबत ना आए कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को प्रोटेस्ट करना पड़े और कोई कीमती इंसानी जान का नुकसान दोबारा हो। राइट, टुवर्ड्स द वेरी एंड, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया है। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है? जी, मैं तो सिर्फ इसे मीडिया पे आता हुआ देख रहा हूँ। अमली तौर पे कोई भी बहस, कोई भी गुफ्तगू अभी गवर्नमेंट सर्कल्स में बिल्कुल भी नहीं है कि 27वीं तरमीम जो है वो आ रही है। कोई ग्राउंड वर्क इस पे नहीं हुआ है? जी बिल्कुल नहीं जी, अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।